नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। हर बार की तरह इस बार भी आपकी सेहत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब इस खास कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आए हैं, जहां पर हमारे साथ एक बार फिर से एक खास मेहमान एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर यशवंत कश्यप जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और क्योंकि डॉक्टर यशवंत कश्यप जी कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी NH कैंसर केयर से हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आखिर कैंसर क्या है? कैंसर की जैसा कि जो शरीर की कोशिकाएं रहते हैं, अगर वो किसी कारणवश अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, तो जिसके कारण गांठ, छाला या ना भरने वाला छाला या तकलीफ़ होती है, तो उसे फिर हम कैंसर कहते हैं। ब्लड में जब ये बीमारी बढ़ती है तो ब्लड कैंसर की तरह होता है। बाकी जो अलग अलग कोशिकाओं में, शरीर के अन्य अंगों में भी जब बढ़ती हैं तेज़ी से, तो वो अलग अलग तरह का किडनी, मुंह का, स्तन का, अलग अलग अंगों का कैंसर होता है। डॉक्टर कश्यप, अगला सवाल मेरा आपसे कि कैंसर के इलाज के तरीकों के बारे में आप थोड़ा बताइए। कैंसर लाखों पेशेंट में, लाखों करोड़ों पेशेंट के में रिसर्च में पाया गया है कि जो कैंसर की डिफरेंट टेक्निक, इलाज की जो तरीके हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, जो बहुत सालों से है। सर्जरी लास्ट 80 साल से है, रेडिएशन लास्ट 40-50 साल से है, कीमोथेरेपी लास्ट 30 सालों से है, और अब नई दवाएं आ रही है जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो अब कैंसर बहुत सारे मरीजों में, 60 से 70% मरीजों में ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। बस ये ज़रूरी है कि हमें अर्ली स्टेज में पता चले और कोई भी मरीज़ अपना इलाज कंप्लीट कराए। अब बहुत सारी गवर्नमेंट की और ओवरऑल हमारे हॉस्पिटल में भी हमारे पास बहुत सारे जो TPA इंश्योरेंस वाले हैं, टाई एप्स हैं, जिसके द्वारा हम अपने बहुत पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिसके एम्प्लॉयज़ का हम इलाज कर रहे हैं, और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से भी हमारे बहुत सारे मरीजों का हम इलाज कर रहे हैं। तो भले कैंसर खर्चीला है, पर इन सब योजनाओं के कारण मैक्सिमम मरीजों का हम लगभग निःशुल्क तरह से इलाज कर पा रहे हैं। डॉक्टर कश्यप, अगला सवाल मेरा आपसे कि आखिर कैंसर के सामान्य लक्षणों के बारे में बताएं। जैसे आपने सही कहा कि अलग अलग अंगों का अलग अलग सिम्टम्स, जैसे मुंह का अगर कैंसर होगा तो उसमें जो लगातार गुटखा, तंबाकू या नशा, मदिरा वगैरह का सेवन कर रहे हैं, उनको मुंह में ना भरने वाले छाले होंगे। इसी तरह से अगर स्तन में गांठ वगैरह होंगी जो बढ़ती जा रही है, ये पता चलेगा। जो कॉमन सिम्टम है उसमें वज़न का घटना, भूख ना लगना, ये कमज़ोरी आना, ये सब एक कॉमन सिम्टम है जो अलग अलग पेशेंट्स को होते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस तरह से कैंसर के पेशेंट ज़्यादा देखे गए हैं? अधिकतर मरीज हमारे प्रदेश में तंबाकू, गुटखे का सेवन बहुत चलन पे है, जिसके कारण मेरे जो जवान पेशेंट जितने भी रहते हैं, लगभग 60 से 70% पेशेंट मुंह का कैंसर या टंग का कैंसर या बाकी कैंसर के साथ आते हैं। महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत कॉमन है, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ये कॉमन है। बाकी बड़ी आंत, छोटी आंत के कैंसर भी इस एरिया में हैं। साथ ही साथ ब्लड कैंसर के मरीज जो बच्चों से लेके बूढ़ों में भी है, इस एरिया में बहुत कॉमन है। तो वही अगला सवाल मेरा आपसे कि उम्र के लिहाज से कैंसर के इलाज को कैसे समझा जाए? जैसे जैसे बच्चों में कैंसर का इलाज कर पाना थोड़ा सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इलाज थोड़ा लंबा है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकली लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर ज़िंदगी ख़त्म है, कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं, सर्जरी से अगर काटेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, या रेडिएशन से जल जाते हैं। ये सब बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जिसके कारण बड़ों को इलाज कर पाना और ज़्यादा कठिन है। और बच्चों का इलाज भले लंबा रहता है, पर ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बच्चों का बहुत बार खेल में या ऐसे में ही उनका लंबा ट्रीटमेंट भी उनका आसानी से हो जाता है। बट बूढ़े ऐसे रहते हैं कि उनको शुगर, BP, ये सारी बीमारियां रहती हैं, तो जिसमें हमको पेशेंट को कीमोथेरेपी देना या बड़ी जटिल सर्जरी करना, क्योंकि हार्ट मरीज, शुगर, BP के मरीजों को हमको एक पूरी टीम के साथ इलाज करना पड़ता है। हमारे पास MMI में सब
चीज़ों का सेटअप है, सबकी व्यवस्था है, इसीलिए एमएमआई बाकी अस्पताल से कैंसर के इलाज में ज़्यादा दक्ष है। डॉक्टर कृष्णा, अगला सवाल मेरा आपसे कि कैंसर के इलाज में किस तरह की थेरेपी और कितने स्टेटस में इसका इलाज किया जा सकता है? थेरेपी में मुख्य जो थेरेपी है वो है मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, मतलब कीमोथेरेपी, और जो अब तक हमारे लास्ट 30-40 सालों से हैं, इसी तरह से टारगेटेड थेरेपी, क्योंकि अब देखा गया है कि हर पेशेंट का जो प्रोफाइल है वो अलग है, तो सारी मरीजों में हम जांच करते हैं और उनको ऐसी दवाएं देते हैं जो केवल कैंसर पे ही काम करे, जो बाकी शरीर के अंगों को डैमेज ना करे, साइड इफ़ेक्ट जिससे कम हो। इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी दवा है जो कि शरीर की इम्यूनिटी को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर देती है कि हाँ, वो कैंसर जैसे रोग से आराम से लड़ सके। दूसरा जो तरीका है वो है सर्जरी। सर्जरी पहले बहुत ही बड़ी सर्जरी हुआ करती थी, पर अब नई टेक्निक से सर्जिकल जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत चेंज आ चुकी है और नई नई मशीनों से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इसी तरह से रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन में पहले केवल पुरानी मशीनें हुआ करती थी, पर अब लेटेस्ट एडवांस मशीनों से साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और मैक्सिमम पेशेंट अपना इलाज पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। साथ ही अगला सवाल मेरा आपसे है कि कैंसर की बीमारी महिलाओं और पुरुषों में कितना अलग अलग प्रभाव डाल सकती है? मतलब ऐसा है कि जो मुंह के कैंसर है वो पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि गुटखा और तंबाकू और गुड़ाखू वगैरह का जो सेवन है वो पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है, महिलाओं में वो तो कम है। इसी तरह से स्तन कैंसर 99% केसेस में महिलाओं में होता है, 1% केसेस में पुरुषों में होता है। जो बच्चादानी के मुंह का कैंसर है वो महिलाओं में ही कॉमन होता है, और हमारे यहाँ पर बहुत यंग महिलाओं में भी ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो रहा है। इसीलिए जागरूकता और जो नए स्क्रीनिंग टेक्निक है, पैप स्मीयर और बाकी चेकअप है, स्तन कैंसर के लिए मेमोग्राफी है, ये सब का बहुत रोल आता है। डॉक्टर साहब, अमूमन ये सवाल पूछा जाता है पेशेंट्स की तरफ से, ये सवाल इसलिए भी दोहराना चाहूँगी मैं, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो कम से कम कहीं ना कहीं उनकी भी ये किसी एक की ये समस्या होगी कि अगर किसी को कैंसर के बारे में जल्दी पता चलता है तो मरीज को सामान्य ज्ञान आखिर क्या रखना चाहिए? अगर अर्ली स्टेज है तो जो इलाज कम खर्चीला होता है, कम समय का होता है, और जो सर्जरी भी होगी वो छोटी होगी, कीमोथेरेपी के जो साइकिल्स होंगे वो भी कम लगेंगे, रेडिएशन का डोज भी कम होगा। बजाय अगर यही एडवांस स्टेज है पेशेंट को तो सर्जरी भी बड़ी होगी, रेडिएशन भी ज़्यादा लगेगा, कीमोथेरेपी भी ज़्यादा लगेगा, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी भी ज़्यादा रहेगा, और बीमारी के वापस आने का जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा ये प्रमोट करते हैं कि जितना जल्दी जितनी अर्ली डिटेक्ट हो सके वो करें। इसीलिए जब कोविड वगैरह भी था तब भी हमने कभी भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको हमने रोका नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये बीमारी में टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है। जो 1-1.5 महीना 2 महीना ऑपरेशन या किसी भी इलाज के लिए वेटिंग, कैंसर में ऐसा हो टाइम चांसेस कम मिलते हैं। इसलिए जैसे ही पता चले हमको भ्रांतियों में ना फैल के फंस के इलाज जल्दी शुरू कराना चाहिए। साथ ही अगला सवाल कि कैंसर के मरीज को किस तरह के सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हमारे जो फिल्म स्टार और क्रिकेटर जो ऐड कर रहे हैं, जो चाहे वो शराब का हो या तंबाकू गुटखा का है, यंग जनरेशन उनमें ना फंसे, क्योंकि मैक्सिमम 60 से 70% जो प्रिवेंटेबल कैंसर है वो इन्हीं के कारण होता है। तो पहला तो इनसे बचना चाहिए, बिल्कुल इन कंपनियों के झांसे में ना आके नशा नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। दूसरा, महिलाओं को 30 साल की उम्र के बाद पैप स्मीयर करके एक सिंपल सा टेस्ट रहता है वो कराना चाहिए, ताकि हम सर्वाइकल कैंसर को कम स्टेज में डायग्नोस कर सकें। तीसरा कि हम जो मैमोग्राफी भी करा सकते हैं स्तन कैंसर के लिए महिलाओं में, जो कि एक तरह का एक्सरे है, वो एक है। और वैक्सीन्स आजकल बहुत सारे, जैसे हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो लीवर कैंसर से बचाती है। इसी तरह से HPV करके जो वैक्सीन है जो 9 से 25 साल की महिलाओं के लिए तो रिकमेंडेड है, पर उसके आगे भी हम दे सकते हैं, वो सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाती है।
और इसी तरह से जो हेल्दी लाइफस्टाइल का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मोटापा के कारण बच्चेदानी का कैंसर होता है और भी बाकी कैंसर्स को ये बढ़ावा देता है। डॉक्टर साहब, अक्सर कैंसर के इलाज के दौरान साइड इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। अराउंड 70 to 80% जो कीमोथेरेपी के रेजिम्स हैं उससे बाल झड़ते हैं, पर ये टेम्पररी होता है। जैसे ही थेरेपी उनकी बंद होती है बाल पूरी तरह से नॉर्मल आ जाते हैं। तो और असल में कैंसर की जो दवाएं हैं वो तेज़ बढ़ने वाली कोशिकाओं पे काम करती हैं, तो बाल जो कि तेज़ी से बढ़ते हैं वो इसलिए उसके कारण प्रभावित होते हैं, पर ये टेम्पररी है और मैक्सिमम पेशेंट ठीक रहते हैं। इसी तरह से फर्टिलिटी एक इशू है, कीमोथेरेपी के कारण 5% से कम पेशेंट में फर्टिलिटी इशू आते हैं, पर वो भी बहुत पेशेंट में मैनेजेबल रहते हैं। बहुत पेशेंट को साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, उनको कीमोथेरेपी के कारण और कैंसर डायग्नोसिस के कारण मानसिक बहुत सारे टेंशन रहते हैं, बट उसको भी हम एक टीम की तरह साइकोलॉजिस्ट और बाकी फिजिशियन की तरह पेशेंट को पूरा डील करते हैं, क्योंकि कैंसर के कारण परिवार भी अफेक्टेड होता है। तो फैमिली को भी हम पूरी काउंसलिंग और उनसे बीमारी और सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। अगला सवाल कि कैंसर के इलाज में लगभग कितना खर्च लोगों को सहन करना पड़ता है या कितना खर्च आता है? मतलब हमारे पास सब तरह के पेशेंट्स हैं, तो जो इंश्योरेंस वाले पेशेंट हैं उनको कुछ भी लगभग कुछ भी बियर नहीं करना पड़ता है, सब कंपनी के थ्रू हो जाता है। जो बड़े बड़े बाकी कॉरपोरेट जो मशीन मतलब जो फैक्ट्री वगैरह के वर्कर हैं उनका भी हमारे हॉस्पिटल में टाई अप है, उनको भी मैक्सिमम पेशेंट को पे नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से आयुष्मान पेशेंट में भी हमारे हॉस्पिटल में अगर किसी के पास बायोप्सी वगैरह बाकी रिपोर्ट है तो उनको भी मतलब आयुष्मान होने में इलाज में कुछ भी लगभग कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। जो रहना खाने का जो व्यवस्था है वो भी हमारे हॉस्पिटल ने व्यवस्था कर रखी है, और बहुत सारे पेशेंट्स को जो एकोमोडेशन के साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह के लिए भी हमारे पास पूरा ग्रुप है मौजूद है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे कि आपके हॉस्पिटल्स में अभी तक आपने कितने मरीजों को स्वस्थ किया है और किस तरह के मरीज ज्यादा आते हैं? आपका हॉस्पिटल अभी तक लगभग आप लोगों ने कितने पेशेंट्स और अधिकतम किस तरह के कैंसर्स को डील किया? अधिकतम पेशेंट्स हेड एंड नेक कैंसर मतलब मुंह के कैंसर ज़्यादा कॉमन है हमारे एरिया में, और महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत कॉमन है। तो ये दोनों इस तरह के पेशेंट अधिकतर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, पर हमारे पास किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सब तरह के कैंसर की फैसिलिटी है। जो आंत के कैंसर है वो भी हम बहुत ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन सब कुछ देते हैं। तो वही अगला सवाल मेरा आपसे कि इलाज के दौरान पेशेंट को किस तरीके की सावधानियां आखिर बरतनी चाहिए? सावधानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करें। कीमो के दौरान अगर बुखार, उल्टी या कुछ ऐसी कुछ भी होती है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। खाने पीने में हम जनरली पेशेंट को कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, घर का साफ़ सुथरा सब कुछ अलाउ रहता है। तो और अगर पेशेंट को शुगर, बीपी या हार्ट की बीमारी है तो वो मेडिसिन्स भी पेशेंट को साथ ही साथ खाते रहनी पड़ती है, कंटिन्यू करना रहता है। और अगला सवाल मेरा आपसे कि अमूमन इस तरीके के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिन्हें जानने की ये जिज्ञासा होती है कि शुगर और बीपी आजकल सामान्य बीमारी हो चुकी है, कैंसर में इन सभी बीमारियों का क्या फ़र्क पड़ता है? शुगर और बीपी के साथ साथ अधिकतर मरीजों को मोटापा भी रहता है। मोटापा के कारण ऐसा देखा गया है कि स्तन कैंसर और एंडोमेट्रियम बच्चादानी का कैंसर मतलब जिनको मोटापा है उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए मोटापा एक ऐसा फैक्टर है जो शुगर, बीपी दोनों में कॉमन है। तो एक तरह से इसलिए इस तरह के पेशेंट में कैंसर ज़्यादा इंसिडेंट रहता है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे कि कैंसर से बचने के लिए आप क्या सुझाव हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? एक्सपर्ट को आप कंसल्ट करें। लोगों को मतलब डॉक्टर, कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है जो केवल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकता है, और आज वो समय भी नहीं है जब केवल सर्जरी से बीमारी ठीक हो जाती थी। सब तरह की पद्धति मतलब टेक्निक, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी सबका रोल रहता है, और पूरा ट्रीटमेंट कराएं। जो नशा है, तंबाकू, गुटखा और गुड़ाखू और शराब के सेवन
बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब हम बचा के 70 से 80% पेशेंट को अब कैंसर से बच सकते हैं डायरेक्टली। और क्योंकि समय की कमी है, अगला सवाल मेरा आपसे आखिर यही रहने वाला है कि कैंसर के दौरान इलाज में प्रयोग किए जाने वाले थेरेपी आखिर कौन कौन सी होती हैं और किस किस स्तर पर इनका प्रयोग किया जा सकता है? जी, आजकल जो कीमोथेरेपी है उसके अलावा हमारे पास टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी है। जो टारगेटेड थेरेपी है ये जहाँ पर जो कैंसर तत्व है उसी को ये अफेक्ट करती है, जिसके कारण इसके साइड इफ़ेक्ट कम है और इससे कंट्रोल भी लंबे समय तक रहता है। इसी तरह से जो इम्यूनोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी शरीर की जो सिस्टम है, इम्यूनिटी है, उसको इस तरह से मॉडिफाई करती है कि जिसके कारण वो कैंसर को आसानी से लड़ सकता है और जिससे कि कैंसर लंबे समय तक ठीक रहता है। तो ये इस तरह की दवाएं हैं और इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कीमोथेरेपी के जो टिपिकल साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे बाल झड़ना या वोमिटिंग वगैरह होना, उससे बहुत कम है इसके अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास कीमोथेरेपी की जो एडवांस फैसिलिटी है, एडवांस डेडिकेटेड डे केयर है, प्लस डेडिकेटेड वार्ड है, सब तरह के प्राइवेट वार्ड, सुपर डिलक्स एंड डिलक्स वार्ड है, एंड अलग अलग तरह के आईसीयूज़ है। इसी तरह से हमारे पास सर्जरी में एडवांस मशीनें हैं, जिससे कि हम अलग अलग तरह की इस पर डेडिकेटेड ऑन्को सर्जरीज कर रहे हैं हमारे पेशेंट के लिए। इसी तरह से रेडिएशन में हमारे पास ट्रू बीम टेक्नोलॉजी वाली लाइनेक एक्सीलेटर रेडिएशन मशीन है, साथ ही साथ ब्रेकी थेरेपी करके रेडिएशन मशीन है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ एरिया मध्य भारत की सबसे एडवांस मशीनों में से है। तो हमारे पास कैंसर के लिए, हर तरह के कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर से लेके बाकी जितने भी हेड एंड नेक कैंसर, स्तन कैंसर, किडनी और एब्डोमेन, सब तरह के कैंसर्स के लिए हमारे पास फुल थेरेपी का सपोर्ट है, सर्जरी का और रेडिएशन का सपोर्ट है। साथ ही साथ हमारे पास मल्टीडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सब तरह के डेवलप्ड डिपार्टमेंट है, जिसकी मदद से हम पेशेंट्स को क्वालिटी केयर दे पाते हैं और मैक्सिमम केस बहुत अफोर्डेबल रेट्स में रहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट्स एंड इंश्योरेंस के टाई अप्स हैं और आयुष्मान भी है। और इसी के साथ ही डॉक्टर कश्यप, इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।